जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज भारत और हम लोग 75वां इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ तथ्य जो हर भारतीयों को जानना चाहिए, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आखिर 15 अगस्त को ही क्यों हमें स्वतंत्र किया गया, हमारे भारत को स्वतंत्र किया गया, और इससे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो है कि जो आप लोग में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसे समझेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी क्यों दी गई। क्योंकि आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने आज़ादी की घोषणा कब की थी? तो जून 1948 में की थी। लेकिन हमें स्वतंत्रता जो है कि 1 साल पहले मिल गई। ये 1 साल पहले मिलने का क्या कारण था? तो दोस्तों, इसका कारण बहुत ही सिंपल और सरल है। इसका कारण ये था कि जब ये आज़ादी की घोषणा हुई कि आप लोग को जो कि अर्थात भारतीयों को जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है कि सांप्रदायिक जो है कि घटनाएं होने लगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू मुसलमानों में जो है कि दंगे फसाद होने लगे। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश कॉलोनियों ने, अर्थात ब्रिटिश अधिकारियों ने तय किया कि भाई इसे जो है कि अभी ही आज़ाद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इसे आज़ाद नहीं किया गया तो कुछ उन लोग को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश कॉलोनी को भी कुछ क्या हो सकता है कि इसका सामना करना पड़ सकता है, अर्थात उनको भी हरास हो सकता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको जिम्मेवारी दिया गया था ये दोनों, मतलब इनको आज़ाद करने का, भारत को आज़ाद करने का इनको ही जिम्मेवारी दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि आखिर 15 अगस्त को ही डेट क्यों चुना गया। मैंने आपको सन बता दिया, सन 1948 को आज़ाद होना था, लेकिन 1947 को आज़ाद इस कारण हुआ कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे। लेकिन ये जो डेट है 15 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया गया? तो दोस्तों, इसका बहुत ही सरल और सिंपल आंसर है। इसका आंसर ये है कि ये जो 15 अगस्त डेट है, ये लॉर्ड माउंटबेटन अपने आप को ऐसा मानते थे कि ये इनका जो है कि लकी डे है। जैसे आप लोग का भी कुछ ना कुछ लकी डे होता होगा, जैसे इनका लॉर्ड माउंटबेटन का 15 अगस्त लकी डे था। ये अपने आप को समझते थे कि इस दिन अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो बहुत ही शुभ और सरल होता है ना? तो इसीलिए इन्होंने ये डेट चुना। अब इसका कारण समझ लेते हैं कि इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था, मतलब इनको कब ये आभास हुआ? तो इनको आभास हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दिन, मतलब 15 अगस्त के दिन जो है कि जापान की आर्मी सेना ने इलाइट फोर्स से जो है कि मतलब इलाइट फोर्स को अपने आप को समर्पित कर दिया। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि जापानी आर्मी सेना ने इलाइट फोर्स को अपने इलाइट फोर्स के द्वारा जो है कि समर्पित हो गया कि अब ये नहीं लड़ सकते हैं। मतलब ये समर्पण कर दिया। किसने? जापान ने। और कब? तो 15 अगस्त को। और आपको मैं बताते चलूं कि ये जो इलाइट फोर्स के कमांडर इन चीफ थे, तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए, और इसी समर्पण के बाद भी जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समापन होती है। तो इसीलिए जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि इसे अपना क्या समझते थे कि ये मेरा लकी डे है। तो बात यहां तक आपको समझ में आई होगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि भारत किसी भी देश को इन्फेंड किया है? मतलब इन्फेंड करने का मतलब है मेरा ये है कि आक्रमण, मतलब भारत जो है कि आक्रमण किसी देश पे किया है अभी से, मतलब अभी तक में? तो दोस्तों, इसका जवाब नहीं। भारत जो है किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है। अर्थात भारत मेरा महान है, और ये भारत की महानता ही है जो कि मतलब ये आक्रमण तौर पे नहीं थी। हम लोग जो है कि शांतिपूर्ण वाले देशवासी हैं, है ना? हम लोग के रगों में जो है कि शांति का खून दौड़ रहा है। जैसे आज़ादी को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने हिंसा का साथ न देकर अहिंसा को अपनाया था, उसी प्रकार हम भारतवासी भी जो है ये आक्रामक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर देश की आन बान और शान के लिए हमें मतलब उकसाया गया, कुछ भी अगला देश जो है कि उकसाता है, लड़ाई करना चाहता है, तो भाई उसके लिए भी हम लोग क्या है, तत्पर हैं। उसको जवाब देने के लिए भी हम लोग पूरे निश्चय दृढ़ संकल्प है ना? चलिए आगे समझ लेते हैं। जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये
मतलब ये तिरंगा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसे जो है कि क्या हर लोग तिरंगा झंडा बना सकता है? कोई गली का टेलर हो गया या फिर रेमंड्स का शोरूम, ये सब बना सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। तिरंगा झंडा जो है कि केवल ऑफिशियली दिया गया है किसे? KKGSS। ये क्या है KKGSS? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक खादी ग्रामो उद्योग संयुक्त संघ, इसे ही केवल ऑफिशियली दिया गया है टेंडर कि आप ही जो है कि ये केवल राष्ट्रीय ध्वज को आप बनाएंगे। और मैं आपको, और ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इससे किस राज्य को जो है कि आधिकारिक मतलब ऑफिशियली परमिशन दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज बनाने का? तो आपको याद रखना है कर्नाटक। अगर इसका फुल फॉर्म कहता है KKGSS का, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ। ठीक है, अब इसे जो है कि ये तो इस दे दिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये जो है कि ठीक पैमाना पे बना है कि नहीं बना, इसे कोई तो चेक करेगा, है ना। आप मान लीजिए कि आपको कोई सी चीज़ का टेंडर दिया गया है, आपने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो ठीक क्वालिटी में उसका जो उसमें कॉटन लगा है वो ठीक रहा है कि नहीं, जो रेशियो है वो सही है कि नहीं है, इसका कोई ना कोई तो निरीक्षण करेगा ना। उसे निरीक्षण करने के लिए, अर्थात हमारे राष्ट्रीय ध्वज को निरीक्षण करने के लिए एक BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके द्वारा जो है कि क्या किया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज का निरीक्षण किया जाता है। अगर निरीक्षण में गलती पाया जाता है कि नहीं आपका रेशियो सही नहीं है, तो इसे क्या किया जाता है कि पूरे सम्मान के साथ जो भी मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है कि डैमेज हो रखे हैं, मतलब डैमेज बन गए हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर हो गए हैं तो क्या होता है उसमें फिर उसको पूरे सम्मान के सहित जो है कि उस राष्ट्रीय ध्वज को या तो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है, या तो फिर उसे चंदन की लकड़ी के में अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय झंडा जो है कि हमारा सबसे बड़ा, अगर फ्लैग की बात करें तो 21x40 फीट होता है, 21x14 फीट होता है। और सबसे छोटे झंडे की बात करें जो हमारे टेबल कुर्सी पे रखा रहता है, वो आप देखते होंगे तो 6x4 इसका रेशियो होता है। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब हमारा बात ये आता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है कि 3 रंग का होता है। तो ये 3 रंग जो है कि किस चीज को डिनोट करते हैं ये समझ लेते हैं। तो 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। और 3 रंग क्यों, कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा ये लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, और ये हमारा जहाँ पे क्या राष्ट्रीय ध्वज जो है कि बनाया जाता है वो हो गया। और मैं आपको बताते चलूँ, ये जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है जिस संस्थान में, अर्थात KKGSS में, तो इसमें जो है कि 90% महिलाओं का योगदान होता है। और ये बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय तिरंगा को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये रहा कर्नाटक का मैप, ये आपका कर्नाटक का मैप हो गया। और ये ओनली अकेला स्टेट है जहां पे ये ऑथराइज है राष्ट्रीय झंडा को बनाने का। और आपको जो है कि इस झंडा को अगर लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो किसी भी खादी मॉल में जाएंगे तो आपको यहाँ झंडा दे दिया जाएगा, है ना। और आपको मैं बताते चलूँ, जो लाल किला पे या फिर जो भी सरकारी संस्थान जितने भी हैं या फिर प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं, तो यही झंडा जो है कि आपको क्या करता है, फहराना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी और को झंडा को फहराते हैं तो वो इनलीगल माना जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये झंडा जो है कि ऑथराइज है। और ये रहा आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये हमारा है राष्ट्रीय ध्वज। क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ये देखिए, ये है केसरिया रंग, व्हाइट और फिर हरा। केसरिया किस चीज को डिनोट करता है, तो बलिदान का प्रतीक है। केसरिया जो है कि बलिदान का प्रतीक है। सफेद की बात करें तो ये शांति का प्रतीक है। और हरा की बात करें तो ये हरियाली, खुशहाली का प्रतीक है। अब बहुत से दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता है कि हरा ऊपर होता है या केसरिया ऊपर होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसे याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक तो नहीं, मतलब एक समझाने का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। गौर आपको ये करना है दोस्तों कि ये जो हमारा हरा रंग है जो कि हरियाली का प्रतीक है, तो हरियाली कहाँ होती है, हरियाली खेतों में होती है। और खेत कहाँ होते हैं, तो आपके जमीन पे होते हैं। और जमीन कहाँ होता है, तो नीचे होता है ना। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि हरा जब भी होगा नीचे होगा। ठीक है,
अब चलिए बात कर लेते हैं, ये जो चक्र है, ये चक्र क्या है, ये चक्र किस चीज का प्रतीक है। चक्र में जो है कि 24 तिलियां, ये आपके प्रगति का प्रतीक है, अर्थात हम कह सकते हैं ये धर्म की स्थापना का प्रतीक है, धर्म की राह पर चलने का प्रतीक है, 24 घंटे हर संभव काम को करने का प्रतीक है ये 24 तिलियां। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो हमारा वर्तमान तिरंगा है उसे किसने डिजाइन किया था, अर्थात उसे किसने बनाया था। तो जो हमारा वर्तमान तिरंगा है इसे जो है कि पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये सब सारे क्वेश्चन है, आप लोग को नोट करते चलेंगे तो आपको कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन टैली करेंगे ही। अब बात कर लेते हैं, जो पिंगली वेंकैया है उन्होंने 1921 ईस्वी में इस झंडे को बनाया, लेकिन उसमें क्या था, उस झंडे में जो है कि क्या था कि ये अभी जो वर्तमान का झंडा है वो नहीं था, उसमें क्या था, लाल कलर का और हरा कलर का ये झंडा था। ठीक है, लाल और हरा। लाल किसको प्रतीक करता था? तो लाल जो है कि हिंदू को प्रतीक करता था और हरा जो है कि मुसलमानों को प्रतीक करता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि गांधी जी ने इनको सुझाव दिया कि नहीं, आप क्या कीजिए, अन्य धर्मों के लिए भी एक प्रतीक चिन्ह लाइए। तो प्रतीक चिन्ह में इनका सुझाव था गांधी जी का कि आप जो है कि व्हाइट सफेद को अन्य धर्मों के प्रतीक चिन्ह के तौर पे ला सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें चरखा को ला सकते हैं ताकि ये किस चीज का, राष्ट्र प्रगति का प्रतीक चिन्ह बने, चरखा। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया ने ऐसा झंडा बनाया। फिर कुछ समय बाद जो है कि 1931 में कुछ संशोधन के साथ हमारे झंडे को जो है कि संशोधन किया गया और क्या किया गया कि लाल कलर को हटाकर केसरिया रखा गया। तो देखिए, केसरिया, व्हाइट और हरा, ये हमारा झंडा का कलर हो गया। केसरिया किस चीज का प्रतीक है? बलिदान का, सफेद शांति का और हरा हरियाली का। 1931 में संशोधन किया गया, लाल को हटाकर क्या कर दिया गया, केसरिया कर दिया गया, और जो चरखा था उसे हटाकर क्या कर दिया गया, अशोक चक्र लगा दिया गया, जो सारनाथ में अशोक चक्र है उससे लगा दिया गया। और हमारे संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है कि अपना लिए, और इसके मतलब ये तो अपना लिए 22 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि जो हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ये सब सारी चीज उस समय नहीं थी। तो हुआ क्या, इसके जस्ट 3 साल बाद 24 जनवरी 1950 को जो है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इसी अंतिम बैठक में जना गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, इसे जो है कि अपनाया गया, और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया। अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई होती है 3:2, अर्थात लंबाई होगी आपका 3 और चौड़ाई होगी आपका 2। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि विदेशों में जो है कि सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया, तो आपको याद रखना है, और किसने फहराया ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है कि झंडा फहराया गया। और किसने फहराया, तो आपको याद रखना है, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा, ये देखिए मैडम भिकाजी कामा, ये रही, इन्होंने झंडा फहराया था। और इस झंडे का जो है कि क्या रंग रूप था, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 7 सितारे थे और बीच में वंदे मातरम था, और एक सूर्य और अर्धचंद्र जो है कि इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए, और ये झंडे का हमारा स्वरूप कैसे कैसे बदला, ये देखिए 1906, 1907, 17, 21, 31 में और 1947 में, जो कि हमारा अभी वर्तमान में यही झंडा हम लोगों का प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, आई होप कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।